गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और घर पे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज अपन लेके आए हैं दोस्तों आपके सामने सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम की जो डेट्स है वो आ गई है और आपके एसएसटी का एग्जाम अभी ड्यू है। तो दोस्तों आपकी उसी चीज़ को लेकर के मैं आज आया हूँ। आपका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल आपने पढ़ा था अपने जो लेजिस्लेचर्स है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था लोकसभा। आज अपन पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर का पार्ट 2 राज्यसभा, देन आपका एग्जीक्यूटिव। टोटल आज इस वीडियो में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव में आपके जो है प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपके प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो मिनिस्ट्री काउंसलिंग है, उस सब के बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को भी आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ फाइव ईयर्स थी तो इसकी अपन 6 ईयर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 6 ईयर प्लस उसके जैसे ही गवर्नमेंट के जो 5 जो ईयर्स है वो कंप्लीट होते हैं, पूरी की पूरी लोकसभा डिस्ट्रॉयड हो जाती है। लेकिन ये डिस्ट्रॉयड नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस की राज्यसभा के मेंबर्स है उन, ठीक है, वो कितने हैं और उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कितना है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी होती है 250। ठीक है, बेसिकली इतनी होती है, लेकिन 8 प्रेजेंट में आपके 245 मेंबर्स ही है। अब देखते हैं कि ये 245 मेंबर्स है वो कहां से आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो स्टूडेंट्स ये हैं 233 जो मेंबर्स है वो आते हैं आपकी स्टेट असेंबली से। ठीक है, या फिर आपकी जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहां से, यानी 233 मेंबर्स आपकी स्टेट असेंबली और जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसकी असेंबली से वहां से आते हैं। और जो आपके जो लेफ्ट बचे कितने 12 मेंबर्स हैं, वो 12 मेंबर्स आपके जो आपका प्रेसिडेंट है, अपनी किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये सारे जो है इलेक्टेड होते हैं और ये जो है ये आपके होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, अब ये नॉमिनेटेड किस तरीके से होते हैं, यानी ये इनके जो भी इनका फील्ड वर्क है या जो इनका जो कोई अच्छा वर्क करते हैं या कुछ एक फील्ड के अंदर बहुत कुछ अच्छा करते हैं। जैसे आप क्रिकेट का देखते हो तो क्रिकेट के अंदर आपके सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है क्रिकेट खेला और उन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड है वो मिला। तो उसकी वजह से उनको राज्यसभा का जो है वो मेंबर नॉमिनेटेड किया गया था। एज इट इज जैसे आप देखते हो कि आपके वो हेमा मालिनी है, ठीक है, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है वर्क किया था आपके फिल्म सेक्टर्स में, तो उनको भी इसका जो है मेंबर नॉमिनेटेड किया गया। तो इसी एरिया से जैसे एजुकेशन है, कल्चर है, फील्ड है, सोशल वर्कर है, इन जो सेक्टर्स है उन सेक्टर्स में जो लोग बहुत ही अच्छा नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं तो उनके वर्क को, ठीक है, मोटिवेशनल रूप से लोगों के सामने लाने के लिए उनको जो, ठीक है, जो आपकी राज्यसभा उसके मेंबर के रूप में जो अपनी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेटेड करता है। और अब देखते हैं दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और उनका क्या टर्नओवर होता है। तो देखो दोस्तों, जो एज इट इज जो अपन ने देखा था कि लोकसभा के जो मेंबर्स है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है उनकी जो उनके पास में क्या क्या जो है कंडीशंस है उनको क्राइटेरिया है उसको उनको फिलफुल करना पड़ेगा। तो एज इट इज उसका जो है लोकसभा का आपने इसमें है, राज्यसभा है इसका 13 ईयर्स ऑफ एज और अबव, यानी उसके मेंबर्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी एज 30 ईयर या 30 से अबव होनी चाहिए। एज इट इज आपने अपन कल पिछले वीडियो में देखा था कि लोकसभा, तो आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा क्या है। अगर आप लोगों ने वीडियो पिछला देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो एज है वो है 26 ईयर, मतलब जो जिसकी एज 26 ईयर है वो लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसकी एज 30 ईयर हो वो बंदा राज्यसभा के लिए जो है क्वालिफाइड है। सेकंड है सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए। थर्ड है शुड नॉट बी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम एज इट इज जो सारी
जो क्राइटेरिया था लोकसभा का सेम एज इट इज ये आपका राज्यसभा का है कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो है का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं इसका टर्नओवर, ठीक है। द टर्न ऑफ 8 मेंबर्स इज 6 ईयर। राज्यसभा के जो मेंबर्स है उनका जो टर्नओवर है वो 6 ईयर का होता है। एंड 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर्ड इन एवरी 2 ईयर्स, की हर 2 ईयर्स में 1/3, यानी जैसे अगर मान लो कि 90 है मेंबर्स हैं तो उसमें से एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जो 30 मेंबर है वो रिटायर होते जाएंगे। यानी 1/3 मेंबर्स है, 1/3 जो हिस्सा है मेंबर्स का वो जो है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जो है वो रिटायर होते जाते हैं, और हर आफ्टर 2 ईयर्स जो है न्यू मेंबर्स जो है इसके पार्ट बनते जाते हैं। तो ये था दोस्तों क्वालिफिकेशन। और लास्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि इसके जो ऑफिस जो है, ऑफिस बेरर जो है वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों इसका ऑफिस बेरर में सबसे बड़ा नाम आता है आपके, एक तो इसका जो है वो चेयरमैन होता है, और एक आपका होता है वाइस चेयरमैन। ये 2 पोस्ट होती है। आपका जो चेयरमैन है वो होता है आपका जो अपनी इंडिया है, जैसे अपनी इंडिया है तो अपनी जो कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो वहां का चेयरमैन होगा, और वो जो है राज्यसभा का स्पीकर भी वो ही होगा। अब अपन देखते हैं दोस्तों जो अपना लेजिस्लेचर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में अपन फर्स्ट देखेंगे अपना प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया का जो है, जो अपनी कंट्री है इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन है यानी पहला जो नागरिक है, अगर आप सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना एग्जीक्यूटिव है, उसका टॉप पार्ट और मेन पार्ट होता है जो है आर्टिकल जो 52 है और आर्टिकल 53 है, इन दो के, ठीक है, इन दो को पढ़ के अपन समझेंगे कि अपना जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट की नीड क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है उनसे इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 52। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इंडियन काउंसिलिंग प्रोवाइडेड दैट इंडियन शुड बी हैव 1 प्रेसिडेंट, कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज प्रोवाइड करता है कि अपनी जो इंडिया है उस इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, इट विल बी मस्ट। देन सेकंड है आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी विजिटेड इन प्रेसिडेंट, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, यूनियन की, वो किसके अंदर है, आपके प्रेसिडेंट के अंदर है। तो अगर आपको जो है प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वो पावर है वो डिवाइड हो जाएगी, इसलिए आपकी जो पावर्स है उसके लिए आपको प्रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ही कैन यूज दीज पावर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रेसिडेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस पावर का जो है वो यूज करता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप हर चीज में इस चीज को क्यों डाल रहे हो, तो दोस्तों आप ये चीज देखो, आज आप एक छोटी सी चपड़ासी की नौकरी भी आप करते हो तो वहां पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, इट विल बी नेसेसरी फॉर ए 4th grade servant, so that is our president, the first citizen of India, so it will be must he will qualified for these details। तो let's start। फर्स्ट जो इसकी क्वालिफिकेशन वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देन सेकंड इसकी एज है वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए या उससे अबाउ होनी चाहिए, मतलब 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब मैं भी 35 का नहीं हूं, आप भी 35 के नहीं हो, तो अपन लोग अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। थर्ड अपन देखते हैं शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो मेंबर है या तो उसका वो इलेक्टेड होकर लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या उसके एलिजिबल होना चाहिए, यानी वो राज्यसभा का मेंबर हो तो भी चलेगा, ठीक है। फोर्थ है आपकी, अपन ने दूसरे जो भी पढ़े लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स उनके बारे में, कि पहली बात तो ये कि वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, वो भी एज इट इज इन पे फॉलो करती है कि वो किसी भी बैंक का है, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। और एक सेम और थी कि किसी भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो आप उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट ऑफ जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसकी पूरी डिटेल समझाई गई है। तो ये हुई अपनी इसकी
क्वालिफिकेशन। अब अपन देखते हैं कि इसका जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है। आपके बहुत सारे दोस्तों के सवाल होंगे कि सर जो है हम प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एमपीज को इलेक्शन करके हम जो है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब एमएलएज को इलेक्ट करके हम जो है अपना सीएम बनाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है वो अपना जो है समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, तो सबसे पहले आप समझो कि इलेक्शन क्या चीज है। इलेक्शन मतलब आप वो समझो कि जो पब्लिक है वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको अपना वोट जो पावर है उसके पास, उस वोट के पावर और जो उसको वोट का जो राइट है, राइट मतलब आप देखे होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें जो है ह्यूमन राइट्स प्राप्त है, ठीक है। उनके बारे में कभी और अपन अलग वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उनमें से जो है उन ह्यूमन राइट्स का उपयोग करके अपन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है अपन एक जो सिटीजन है उसके जो भी ह्यूमन राइट्स है उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से अपन जो इलेक्शन का जो अपने पास राइट है, अपना वोट देने का जो राइट है, उस राइट का जो अपना जो है उसको यूज करके अपन अपने जो है बहुत सारे जो पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और वो है अपने जो है एरिया का या अपने कंट्री का या अपने जो है स्टेट का या अपने जो डिस्ट्रिक्ट या जो भी है, ठीक है, उस एरिया का जो रिप्रेजेंटेशन वहां पे करते हैं। तो अब उनका जो अपन अपने खुद का वोट जो देख करके अपन अगर उनको इलेक्ट करते हैं तो वो होता है अपना डायरेक्ट इलेक्शन। और जब अपन जो है जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपन इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है, उन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर कोई और इलेक्शन होता है तो वो आपका होता है इनडायरेक्ट, यानी आप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पब्लिक नहीं कर रही है। आया समझ में? अगर डायरेक्ट पब्लिक करती है तो वो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और पब्लिक अगर डायरेक्ट नहीं करती है तो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। यहां पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट करते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि सिंगल ट्रांसपोर्टेबल जो वोट सिस्टम है, ठीक है, आपकी एसटीवी है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के मेथड से जो है आपका प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होता है। ये मेथड जो है आपके इस इलेक्शन में काम में आता है। अब सबसे पहले वो देखो कि जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें जो दो चीजें हैं वो वोट दे सकती है। नंबर वन कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कि राज्यसभा और लोकसभा का कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो इनको वोट दे सकता है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली एंड जो है यूनियन टेरिटरीज है, आपकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है और जितने भी आपके स्टेट है, उन दोनों की जो असेंबली है उस असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें वोट कर सकते हैं। यानी आपके एमएलएज, एमपीज, ठीक है, ये सारे जो भी है आपके राज्यसभा के जो मेंबर्स है, आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है और यूनियन टेरिटरीज की जो काउंसलिंग है, वो सारी जो है प्रेसिडेंट को वोट कर सकती है। अब अपन एक ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि जो है इलेक्शन कैसे होता है। अब देखते हैं इलेक्शन जो है प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कैसा होता है। तो दोस्तों देखो मैंने इसमें 3 चीजें बनाई हैं ताकि आपको ग्राफिकल जो तरीका है उससे जो आपको है बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, उनके पास एक पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन टू चूज द गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज वोट पावर। तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके पास वोट पावर है, उस वोट पावर से वो क्या करती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आपके एमपीज और एमएलएज है उनको इलेक्ट करती है। किसके द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग करके, ठीक है। अब ये जो है ये यहां से डायरेक्ट वोटिंग हुई। अब उसके बाद ये जो लोग हैं ये लोग अपने वोट का पावर जो है उसको यूज करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करते हैं। यानी ये यहां से डायरेक्ट हुआ और यहां से अगर आप देखो तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। तो अब आया समझ में कि किस जो है तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका इलेक्शन
होता है। अब दोस्तों आप देखो कि इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग जो है वो काउंटिंग कैसे होती है, यानी अगर आप जो जीतते हो तो उसके लिए आपके पास कितने कम से कम वोट, यानी मिनिमम जो कोटा है, ठीक है, आपका जो मिनिमम कोटा है, उस मिनिमम आपके जो कोटा है उस कोटे को कैसे निकाला जाता है। अब उस मिनिमम कोटा के आप देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मिनिमम कोटा निकालने का है उसका जो फॉर्मूला वो क्या है। मिनिमम कोटा निकालने का फॉर्मूला ये है, आपके जो जितने भी टोटल लीगल वोट्स हैं, ठीक है, आपके हो गए टोटल लीगल वोट्स, आपके जितने भी टोटल लीगल वोट्स है उनके अंदर जो है अपन उनमें डिवीजन करते हैं किसका, आपके जितने भी टोटल जो जितने भी वहां पे आपके जो बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी जो भी कॉम्पिटिटर्स है उन कॉम्पिटिटर्स जो टोटल है वो नीचे आएंगे और ऊपर होगा आपके टोटल लीगल वोट्स, यानी टोटल लीगल वोट्स के अंदर टोटल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अपन भाग देंगे, इस तरीके से लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से आपका जो मिनिमम कोटा है वो निकाला जाता है, और जो मिनिमम कोटा जो फिल कर देता है वो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पावर और जो फंक्शंस है उनके बारे में देखेंगे, उसके पास कौन कौन से पावर्स है। देखते दोस्तों, सबसे पहले उसके पास जो पावर्स है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कौन कौन से, उनमें आपके 3 पॉइंट्स है, उनको पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड सर्व्ड इंपॉर्टेंस ऑफिसर्स of the Indian Union like Prime Minister, Governor of State, Judge of Supreme Court and High Court, ठीक है, यानी आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स है, आपके जो जजेज है, आपके जो स्टेट का जो गवर्नर है जिसको आप हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज है उनको जो आपका है प्रेसिडेंट वही अपॉइंट करता है। सेकेंड है प्रेसिडेंट कैन नॉट कॉल जॉइंट, ठीक है, सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन कॉल, यानी प्रेसिडेंट बुला सकता है दोनों जो आपके सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा, वो कभी भी एक साथ नहीं होते, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उन दोनों सदनों को एक जगह बैठा सकता है, ये पावर्स है उसके पास। थर्ड है प्रेसिडेंट अपॉइंटेड फॉरेन एम्बेसडर्स, जो आपके फॉरेन्स के अंदर जो भी एम्बेसीज होती है उन एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम जो है प्रेसिडेंट का ही होता है। फिर देखते हैं दोस्तों अपना है सेकंड फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर्स आप लोग कहोगे कि सर फाइनेंशियल पावर्स तो जो अपना फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है उसके पास होती है, लेकिन अपन इन 2 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मिनिस्टर और आपकी जो मिनिस्ट्री काउंसलिंग है उसके बिना या प्राइम मिनिस्टर के बिना भी जो है इसके पास कौन कौन से फाइनेंशियल पावर्स है। प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्लेस, ठीक है, पेस बजट इन फ्रंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी जो है दोनों इसके पास पावर है कि जो बजट जो बनता है, ठीक है, वो उन दोनों सदनों के अंदर जो है आने के बाद उस जो प्रेसिडेंट है उसके पास आता है, वो चाहे तो इस बजट को वापस रिप्लेस करवा सकता है दोनों के अंदर। सेकेंड है मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विथआउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक जो है प्रेसिडेंट का, अगर जैसे आपका मनी बिल बनता है, जो भी आपकी जो योजनाएं बनती है उन योजनाओं का जो बजट बनता है उस बजट में जो मनी का जो एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कोरोना के अंदर अपने जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक आपके आत्मनिर्भर भारत नाम से एक अभी जो ये नई योजना स्टार्ट की, उसके अंदर उन्होंने 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो दिया। तो वो जो है अमाउंट, उसका जो बिल था वो आपका कहलाता है मनी बिल। तो अब जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूसिंग इन लोकसभा विथआउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है उसकी परमिशन के बिना वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो पहले बिल बनता है तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन उसके बाद वो लोकसभा में जाता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों अब इनकी जो दूसरी और जो है कौन कौन सी पावर्स है। अब देखते हैं अपन लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट कैन कन्वेंस द टर्मिनेट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको टर्मिनेट जो है वो कर सकता है। सेकंड है प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, इट्स डिफाइन
टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है, जैसे 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से पहले इसको डिसॉल्व कर सकता है। उसकी 2 कंडीशंस है, या तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको लिख करके दे, या जो उसके मेंबर्स है, ठीक है, आपके एमपीज है, वो अगर एमपीज अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दे तो उसकी जो गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, ठीक है। तो उस समय जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है टाइम पूरा होने से पहले। टाइम पूरा होने के बाद तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व होती है, लेकिन अगर टाइम पूरा नहीं हो तो उससे पहले भी प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है। जैसे भी आपने देखा कि ये तो प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये आपने जो है पार्लियामेंट का है, एज इट इज आपने भी देखा कि जो एमपी है, एमपी की जो कमलनाथ की जो सरकार थी उसके साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। उसकी गवर्नमेंट जो है, जो उसके कुछ जो मिनिस्टर्स थे वो दूसरी गवर्नमेंट के पास चले गए, या उन्होंने अपने मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से उसकी जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, थर्ड है आपका प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो गिव स्पीच ऑन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। अब जब भी जैसे नई गवर्नमेंट बनती है तो नई गवर्नमेंट बनने के बाद जो फर्स्ट जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग की जो फर्स्ट स्पीच होती है वो आपके प्रेसिडेंट की होती है, जिसमें आपके जो भी मेंबर्स, जो एमपीज जो इलेक्ट होके आते हैं, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट की वहां फर्स्ट स्पीच होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं आपके President had rise to nominate 12 member in राज्यसभा and 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स in लोकसभा, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन जो आपके मेंबर्स है उनको वो नॉमिनेट कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 है आपका प्रेसिडेंट हैड राइट टू इशू ऑर्डिनेंस एट द टाइम व्हेन द सेशन इज नॉट बीइंग हेल्ड, यानी कि जब आपका सेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो, उस समय भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आपका जो है एक ऑर्डिनेंस है उसको पास कर सकता है, ठीक है, लागू कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि द ऑर्डिनेंस विल बी एप्लीकेबल टिल 6 वीक फ्रॉम द कमेंटमेंट, यानी कि जो उसकी जो कमेंटमेंट हुई थी उसका केवल 6 वीक तक ही वो एप्लीकेबल होगा, यानी वो परमानेंट नहीं होगा। अगर उसे परमानेंट कराना है, ठीक है, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अब जैसे ही जो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्डिनेंस को वहां पेश करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वहां जो भी मेंबर्स है वो उसको जो है अलाउ करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए वो है इशू हो जाता है। और अगर उसके बाद भी जैसे आपके बहुत सारी इमरजेंसीज होती है, ठीक है, उन इमरजेंसीज में भी इसके तरह के ऑर्डिनेंस है वो पास किए जाते हैं। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर तो स्टूडेंट्स देखो, जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन से जुडिशियल पावर्स होते हैं। देयर हैव सम जुडिशियल पावर्स। सो स्टार्ट, प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स, कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं उनके जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और कुछ ये देखो आपके मैंने सेंटेंस लिखे हैं, आप कहेंगे सर ये सेंटेंस क्या है, इन सेंटेंस को समझते हैं। प्रेसिडेंट हैड फॉलोइंग जजेस पावर्स ऑल्सो, उसके अलावा ये जो पावर्स है ये उसके पास होते हैं। देखो इन वर्ड्स का मतलब समझो। सबसे पहले पार्डन, पार्डन का मतलब आप सोचो कि जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से किसी भी जो पर्सन है उस पर्सन को कोई जो है पनिशमेंट मिली, ठीक है, उस पनिशमेंट से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स है। तो सबसे पहले देखो पार्डन वर्ड्स, पार्डन वर्ड्स है मतलब कंप्लीट पार्डन यानी मर्सी, यानी अगर कोई मान लो कि कोई पनिशमेंट अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी, पहले तो आप जो है अपना प्रोसीजर है वो समझो। यानी कोई भी सबसे पहले तो आप देखो कि एक कोई केस है वो आता है तो वो कहाँ आता है, सबसे पहले वो आता है आपके सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट में आता है। अब सिविल कोर्ट से अगर आप जो है जस्टिफाई हो जाते हो और उसके बाद अगर आप उसे सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं है तो आप कहां जाओगे, उसके बाद आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, उसने जो डिसीजन दिया वो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर आप कहां जाओगे, फिर आप जाओगे आपके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक चांस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसको कौन जो है उससे रिलेटेड कोई काम कर सकता है, केवल एक सिंगल पर्सन है, वो है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं। पर्डन यानी कंप्लीट, अगर कोई जो है सजा उसने सुना दी जज ने तो कंप्लीट पर्डन, मर्सी यानी माफी, यानी उस सजा से बिल्कुल ही जो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको जो दोषी है उसको माफ कर सकता है। दूसरा है रेप्राइव, रेप्राइव यानी टर्मिनेटरी,
ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी जो सजा दी है उस सजा से रिलेटेड जो है परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी कुछ समय तक के लिए उस सजा को वो टाल सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता लेकिन कुछ समय के लिए उसको टाल सकता है। फिर है रेस्पाइट, अवॉइडिंग लेस सेंटेंस, यानी जो सजा उसको दी है, ठीक है, उस सजा में कुछ जो है उथल पथल मतलब कुछ कम ज्यादा उसको कर सकता है। फिर है रेस्माइट, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ सेंटेंस, यानी जैसे आपको 10 साल की सजा दी है तो ये क्या कर सकता है, उसको 2 साल 3 साल या 6 महीने जो उनकी इच्छा हो उतना अमाउंट वो कम कर सकते हैं। फिर है कम्युनिकेशन, चेंजिंग द पनिशमेंट टू अनदर, यानी अगर आपको मान लो कि बहुत बड़ी सजा दी है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस सजा को उससे हल्का भी कर सकता है और बहुत कम सजा भी करके उस दोषी को बिल्कुल बरी कर सकता है। तो ये हुए दोस्तों इनके जुडिशियल पावर। अब देखते हैं इसके इमरजेंसी पावर। अब जब इमरजेंसी कंट्री में अगर आती है तो वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथ में चली जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में। और उस समय जो कानून जो भी चलता है वो प्रेसिडेंट का कानून चलता है। उस समय जो सारी मिनिस्ट्रिंग काउंसिल है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और टोटल जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाता है, आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स है आपके, जिसके द्वारा आपके जो प्रेसिडेंट है उसको इमरजेंसी के जो आपके पावर्स है वो प्रोवाइड कराए गए। तो उसके लिए वो आर्टिकल्स है वो अपन देखते हैं। इमरजेंसी पावर्स के लिए जो 3 आर्टिकल जो है ये है आपके तीनों, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये तीनों आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं देखो, इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल अटैक एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी अगर एक्सटर्नल यानी बाहरी अटैक्स, कोई दूसरे जो कंट्रीज है अगर वो बाहर से कोई अटैक्स कर रहे हो उन अटैक में, और इंटरनल अगर आंतरिक विद्रोह यानी अंदर ही अंदर किसी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में है कुछ अटैक हो जाते हैं, तो उस समय वो है इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी अगर आपके लोकसभा और जो राज्यसभा है उनके मेंबर की स्पेशल जो मेजोरिटी है यानी 70% जो है उसके लिए एग्री होनी चाहिए। ठीक है, कल भी मैंने बताया था 3:7 यानी 1/3 जो मेंबर है वो इसके लिए एग्री होने चाहिए। सेकंड है आपका आर्टिकल 356, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो रूल्स और जो रेगुलेशन है अगर वो जो है इंडियन गवर्नमेंट उनको अगर पब्लिक से फॉलो कराने में जो है अगर जो है फेल हो जाती है, तो उस समय अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की अगर फेलियर की कंडीशन दिखती है तो उस समय प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी पावर लागू कर सकता है। और इमरजेंसी उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट है आपका आर्टिकल 360, ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी अगर देश है वो जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो है अपनी जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट कम हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो ग्रोथ रेट है वो रेगुलर डाउन होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, बार बार उसमें इंक्रीज जो है वो नहीं हो रहा है और देश है वो फाइनेंशियल लोड उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू कर सकता है। तो दोस्तों ये थे अपने आज के जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट फर्स्ट, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल अगली वीडियो में अपन देखेंगे प्रेसिडेंट के अलावा आपका वाइस प्रेसिडेंट, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो, और आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।